और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर अपना सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पंजाब में फिरोजपुर जिले के जीरा इलाके में शराब फैक्ट्री के बाहर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी भड़क गए और उनकी पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शराब फैक्ट्री को बंद करने की मांग पर अड़े ग्रामीणों का कहना है कि इससे प्रदूषण फैलने के साथ ही इलाके के जल स्रोतों का भी नुकसान होगा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद यूपी का आबकारी विभाग और पुलिस अलर्ट हो गए हैं। बस्ती जिले में सरयू नदी के किनारे अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और उसे बनाने का सामान बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल में पूर्व वर्धमान जिले के नित्यानंदपुर इलाके में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन की दुकान से उन्हें प्लास्टिक चावल दिया जा रहा है। राशन लेने से मना कर रहे ग्रामीण ने चावल की जांच कराने की मांग की है, जबकि दुकानदार ने दावा किया कि यह खाद्य विभाग की ओर से दिया गया 45 विटामिन युक्त चावल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ युवकों के सरेआम हाथों में हथियार लहराने का वीडियो चर्चा में है। ये वीडियो थाना रामपुर मनिहारन इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जांच के लिए एसएचओ रामपुर मनिहारन को निर्देशित कर दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ बच्चों से मुलाकात की। मार्शल आर्ट जानने वाले इन बच्चों ने राहुल गांधी के सामने सेल्फ डिफेंस के तौर तरीके दिखाए। आज हम राहुल गांधी जी से मिले थे, उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया था। हमसे पहले हमको बोला था कि सेल्फ डिफेंस दिखाइए, हमने दिखाया और उन्होंने हमको एक सेल्फ डिफेंस हमारे साथ भी किया था। यूपी के बरेली में गरीब परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 20 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने जमीन विवाद को लेकर मजदूर परिवार को हटाने के लिए उसके घर पर बुलडोजर चलवाया। राजस्थान के जालोर में मंडवाला टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी पर कार चढ़ाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि कार सवार ने पैसे मांगने पर टोल कर्मी से बहस की थी और फिर कार की रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान टोल कर्मी ने कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन करीब 20 फीट तक घसीटा जाने से वो बुरी तरह घायल हो गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उनकी पत्नी ने गुजरात विद्यापीठ में भारी गंदगी देख स्वच्छता अभियान चलाया है। 16 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 40 ट्रक कचरा कैंपस से निकाला जा चुका है। इस अभियान में अहमदाबाद नगर निगम के कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। बिहार के पालीगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गोदाम से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की। छपरा में शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है, जिसके तहत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में पिता के घर जा रही एक लड़की के अपहरण के मामले में नया ट्विस्ट आया है। अगवा हुई लड़की ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने अगवा करने वाले दलित लड़के से 1 साल पहले शादी की है, क्योंकि तब वो नाबालिग थी। इसलिए उसके माँ बाप ने शादी को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब बालिग होने पर फिर से शादी की है, लेकिन माँ बाप अब भी आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी एक खबर है टीचर्स के गुस्से की, जिसका खामियाजा छात्र आजकल भुगत रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जब स्कूल में किसी टीचर ने गुस्से में आकर किसी छात्र को इस कदर मारा पीटा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा या फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें डांटना या फिर हल्की चपत लगा देना, ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी छात्र को गुस्से में स्कूल की बिल्डिंग से फेंक देना, ये बात गले नहीं उतरती। एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की देखभाल करता है, आखिर ऐसा बर्ताव कर कैसे सकता है? इसके पीछे की वजहों को समझना बेहद जरूरी है और इसलिए ये सही वक्त है कि टीचर्स के गुस्से पर हॉर्न बजाया जाए।
स्कूल से निकलने के बाद दो तरह के टीचर होते हैं जो सभी को जिंदगी भर याद रहते हैं। एक जो बेहद सख्त होते हैं, यानी कि कड़क सिंह जैसे, और दूसरे वो जिन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया हो, यानी तारे जमीन पर के आमिर खान जैसे। बच्चों के साथ नाचते गाते टीचर की इस तस्वीर के ठीक उलट एक दूसरी तस्वीर है जो कई सवाल खड़े करती है। मरहम पट्टी लगाए इस छात्र के सर पर चोट लगी है। यूपी के एक स्कूल में टीचर ने गुस्से में इस छात्र को बुरी तरह से मारा पीटा। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जब क्लासरूम में टीचर ने गुस्से में आकर किसी छात्र को इस तरीके से मारा पीटा हो कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, और यहाँ तक कि किसी छात्र की मौत हो गई। ये चिंता की बात है और इसीलिए ये सही वक्त है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सवाल है कि क्या क्लासरूम में कोई टीचर गुस्से में इतना बेकाबू हो जाता है कि किसी छात्र की जान ले ले। ये तस्वीरें कर्नाटक के गदग की हैं, जहां एक टीचर ने चौथी क्लास के एक छात्र को लोहे की रॉड से मारा और फिर पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। दूसरी तस्वीर है राजधानी दिल्ली की। कुछ दिन पहले एक सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर को अपनी छात्रा पर गुस्सा आया। आरोप है कि छात्रा पर हमला करते हुए टीचर ने उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके सर और पैर में काफी चोटें आई हैं। सर में लगी हुई है, इस जगह पर लगी हुई है, मुंह पर लगी हुई है, मतलब नीचे में। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी टीचर ने कुछ छात्राओं को बुरी तरह से मारा पीटा है। और पहले भी जो है कि मेरे लड़की की मारी थी, इनने इतना मोटा डंडा था, उससे न मारी थी इनने। तो मैंने चलो जाके उसको मैंने बोली, उसने सोरी गलती मान ली। तो मैंने चलो क्या कंप्लेंट हमने लिखाया अपनी, इसने गलती अपना हो ली तो खप फायदा कुछ नहीं, चलो आगे से नहीं मारेगी किसी बच्चे को। मैंने उसी पे अपना चुप हो गए। मेरे बच्ची को मार के उसके बाद मुर्गा बना के और मई में जो है उसको धूप में बैठा दी। मैंने जाकर शिकायत करी उसको, बोली कैसा है, मैंने गलती से डंडा हल्का मारी, तेज से लग गया। मेरे लड़की के एकदम काला पड़ गया, पैर यूं सूज गया। मैं सबको दिखाई तो मेरी बेटी डर गई, तो बोली मम्मी मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगी, तू मामा को बुला ले, पापा तुम मुझे घर में पढ़ा दो, मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर मैं वहाँ से नाम कटवा के मैं दूसरी जगह एडमिशन करा दिया। हैरत इस बात पर हो सकती है कि टीचर के ऐसे बर्ताव के बावजूद स्कूल ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन सवाल इससे बड़ा है। टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो छोटे बच्चों के साथ नरमी से पेश आएंगे, लेकिन उसके उलट कुछ का रवैया आक्रामक क्यों है। वाराणसी में एक टीचर ने छोटे से बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर बुरी तरह से मारा पीटा। बात सामने आई तो प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन सवाल अपनी जगह है, टीचर को इतना गुस्सा क्यों। यूपी में फतेहपुर के एक टीचर ने अपने छात्र को इस तरह से पीट दिया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। जाहिर है टीचर का ये रवैया अचानक आए गुस्से की वजह से है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है। इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से बताती हैं कि टीचर्स का सेंसिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उनको तनाव को मैनेज करने के प्रॉपर तरीके बताए नहीं जा रहे हैं और प्रशिक्षण का अभाव है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी टीचर्स पर होती है, लेकिन अगर टीचर का गुस्सा ही बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो ये सोचने की बात है और इसे लेकर हॉर्न बजाना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट ना हो, ये खराब बर्ताव ना हो, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हमने बात की नोएडा के एमिटी स्कूल की प्रिंसिपल से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो बहुत दुखद घटना घट रही है आजकल, क्योंकि एक टीचर और बच्ची का रिलेशनशिप तो इतनी अच्छी है कि आजकल तो कोई टीचर बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। मतलब सिर्फ प्यार होना चाहिए उन दोनों के बीच में। और मुझे तो बहुत ताज्जुब लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग जैसे अपने स्कूल में एमिटी में तो हम बहुत कांस्टेंट देखते हैं। अगर कभी हमें लगता है कि कोई बच्चे को, इस क्लास की एक टीचर है जिसकी कंप्लेंट जरा भी आती है कि ये बच्चे को गुस्सा कर रही है या बच्चे को डांट दिया, आजकल हाथ लगाना, थप्पड़ लगाना तो बिल्कुल खत्म हो गया है, वो तो हो ही नहीं सकता। मगर हाँ, अगर हमें पता चलता है तो हम उसको फौरन बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमारे यहाँ टीचर्स के काउंसलिंग सेल्स हैं। अगर हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कोई पेरेंट या कोई बच्चा आके कहता है
कि उस टीचर ने मुझे मारा है या कुछ है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। जब हम अपॉइंट करते हैं तो हम उनसे पूरी मेडिकल फिटनेस लेते हैं, इंक्लूसिव ऑफ साइकोलॉजिकल वेलनेस। हम मेंटल वेलनेस का भी उनका सर्टिफिकेट लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे देखते हैं अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो क्या होना चाहिए ऐसी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से हो जाए, सिस्टम में आ जाए कि मतलब हर स्कूल को ऐसा करना पड़ेगा? एक DIOS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बना ले जिससे टाइमली टीचर का मेंटल टेस्टिंग हो पाए कि टीचर की मेंटल वेलबींग है या नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि पूरी जिम्मेदारी अकेले स्कूल की नहीं हो सकती। आपको भी अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। अगर उसके साथ टीचर का रवैया ठीक नहीं है तो उसे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझना होगा। कैसे, बता रही हैं मानसी। यदि आपका बच्चा स्कूल में शिक्षकों द्वारा शारीरिक पिटाई का सामना कर रहा है तो आप संकेतों को पहचान सकते हैं। मैं आपको कुछ संकेत बताती हूँ। अगर वो पिटाई से गुजर रहे हैं तो वो हमेशा डरे हुए रह सकते हैं। बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। उनकी शरीर पर पिटाई के निशान हो सकते हैं। हर समय चिड़चिड़ाहट रह सकती है। अचानक रोना हो सकता है या फिर स्कूल न जाने का डर भी रह सकता है। एक और बात है कि अधिकारियों से उनका या बड़ों से उनका डर काफी ज्यादा रह सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें और उन्हें रोजाना उनसे बात करें, उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा जा रहा है। ये याद रखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके माता पिता होने के बजाय उनका मित्र रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ेंगे आगे और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर एक अहम आदेश दिया है। क्या आदेश है आपको बता दें। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों को हर नागरिक का इलाज करना होगा, फिर चाहे वो कहीं का भी निवासी हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी अस्पताल इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति से दिल्ली के वोटर आईडी की मांग नहीं कर सकते। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में चाहे एम्स हो या फिर कोई दूसरा सरकारी अस्पताल, कहीं भी बाहरी व्यक्ति को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के लोकनायक हॉस्पिटल में उसे फ्री MRI टेस्ट की सुविधा नहीं दी गई, जो कि सिर्फ दिल्ली वासियों को ही दी जाती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अस्पताल में निवासी के नाम पर भेदभाव हुआ और मरीज को MRI टेस्ट के लिए अगले साल जुलाई की तारीख दी गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपनी सफाई में कहा है कि अस्पताल में मरीज के निवास की वजह से इलाज में कोई भेदभाव नहीं होता है। दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है कि याचिकाकर्ता मरीज से वोटर आईडी बताने को कहा गया, जबकि उसे MRI टेस्ट के लिए मौजूदा स्टेटस के मुताबिक तारीख भी दी गई थी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता का MRI टेस्ट 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे करवाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे और दूसरे सांसदों के साथ लंच किया है, तो उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी गई है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश की ऐसी ही अलग अलग खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। बताया जा रहा है कि ये आतंकी कश्मीरी पंडितों समेत दूसरे आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। इन मारे गए आतंकियों के पास से जवानों को AK-47 और कई हथियार बरामद हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब से श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि आए दिन मंदिर में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले सामने आ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब ये मोबाइल वहां बाहर ही लॉकर में रखे जाएंगे। इसी के साथ अंदर तस्वीरें खींचने पर भी पाबंदी होगी। अगर कोई मंदिर में मोबाइल ले जाते हुए पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। पंजाब में घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है। अब वहां सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। ये नियम सरकारी स्कूल के अलावा निजी स्कूलों पर भी लागू होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के परिसर में सांसदों के साथ लंच किया। इस दौरान खास बात ये रही कि ये लंच बाजरे और दूसरे मोटे अनाज से बनाया गया था। कृषि मंत्रालय के इस लंच कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पक्ष विपक्ष के कई सांसद शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया है। माना जाता है कि इस खाने से ज्यादा पोषण मिलता है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। ये पहला मौका रहा जब इस मामले में जैकलीन और सुकेश की आमने सामने पेशी हुई। इस दौरान 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोप तय होने पर अदालत में बहस हुई। इस बीच जैकलीन ने अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में आईटीबीपी ने एक अच्छी पहल की। वहां युवाओं के लिए एक खास कैंप लगाया गया। इसमें नौकरी में भर्ती के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद भारत सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने जीनोम टेस्टिंग पर जोर देने को कहा है। हालांकि लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो किसी तरह के पैनिक में न आएं। बिहार में रोजगार के लिहाज से अच्छी खबर है। संकेत मिले हैं कि नीतीश सरकार पुलिस विभाग में जल्द ही बड़ी भर्तियां कर सकती है। दरअसल कैबिनेट ने 67,735 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी ढाबे पर भी यही चर्चा है कि भला ये भी कोई अंदाजे गुफ्तगू है साहब। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं। ट्रस्ट में 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा। I do not appreciate such unruly scenes. आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है। 35 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। हमला करने की हड़बड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर सियासत में सम्मान का व्याकरण भूल गए और इसका नतीजा ये हुआ कि संसद में बीजेपी ने घेर लिया। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ शब्दों के चयन में मर्यादा की सीमा तोड़ी गई। हाँ, ये जरूर है कि इस बार जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसने सियासी शिष्टाचार को भी तार तार कर दिया। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की तारीफ करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया, लेकिन अपशब्द बोल गए और इसके बाद चीन का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर निजी हमला बोला। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। इस बयान के बाद बवाल तो होना ही था, जो हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभालते हुए खड़गे के बयान को देश के मतदाताओं का अपमान बताया। बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। इससे पहले भी गुजरात चुनाव के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर तीखा बयान दिया था और तब भी माहौल गर्म हो गया था। हालांकि ऐसे बयान से कांग्रेस के नुकसान की बात कही जाती है, लेकिन कांग्रेस है कि सबक लेने को तैयार नहीं। जब जंग आजादी हो रही थी तो ये लोग जो हैं, चाहे वो उस जमाने में हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, इन लोगों ने एक तरह से अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करा था। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनका एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ। आरएसएस के तरफ से
कौन व्यक्ति था जिसने जेल भुगती, किसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और किसने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया, वो नाम बता दें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं। भाई शेर शेर होता है, सिंह सिंह होता है। सिंह जब गर्जना करता है, नरेंद्र मोदी भारत का सिंह है, नरेंद्र मोदी भारत का शेर है। आज भारत का एक एक सेना शेर बनकर के चीन को दहाड़ता है। कुल मिलाकर मुद्दों पर बयानबाजी भारी है और खड़गे के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी जारी है। अलवर से सुप्रिया भारद्वाज और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां पर शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। सुबह भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार आखिर में मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 104 अंक खिसक कर 61,702 पर लुढ़क गया। साथ ही निफ्टी 35 अंक नीचे 18,385 पर बंद हुआ। तमिलनाडु में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल हुई है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो वहां 100 से ज्यादा स्कूलों को 11 करोड़ रुपए की मदद देगी। ये पैसा स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों पर खर्च होगा। इसके लिए ये कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। खबर है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन करने वालों से सख्ती से सरकार निपटेगी। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता मंत्रालय ये गाइडलाइंस जारी कर देगा। कहा जा रहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, लेकिन अगर उसने ग्राहकों को कंटेंट के प्रमोशनल होने की बात साफ नहीं बताई, तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। अगर ऐसी जानकारियां छिपाई गई तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में कारोबारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब वहां बाजार और रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक बंद करने होंगे। वहीं शादी के हॉल 10 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला वहां ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान पहले ही महंगाई और अनाज संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तैयारी है कि अगले साल 1 अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतों को केवल ऑनलाइन ही दर्ज कराया जाएगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग इस योजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। शिकायतें ऑनलाइन दायर होने से उपभोक्ता मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा। लोग अपनी ऑनलाइन शिकायतें बिना वकील की मदद से सीधे कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करा सकेंगे। जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, वो कंज्यूमर सपोर्ट सेंटर से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अभी लोग उपभोक्ता अदालतों में कागज पर या फिर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता शिकायतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का विकल्प साल 2020 में पेश किया गया था। ई फाइलिंग की सफलता को देखते हुए अब इससे पूरे देश में 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही लंबे समय से अटके पड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए मेगा लोक अदालतें लगाई जा रही हैं। उपभोक्ता अदालतों को साल 2000 से पहले के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भी कहा गया है। चलिए बढ़ते आगे। प्रियंका चोपड़ा ने शुरू कर दी है क्रिसमस की तैयारी, तो टॉम क्रूज ने किया है हैरत अंगेज स्टंट। इसके साथ ही फिल्मी मोड़ पर और क्या कुछ है दूसरी खबरें, देखिए। अमेरिका में रह रही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर न्यू जर्सी की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में प्रियंका अपनी बेटी को गोद में लिए हुए खड़ी हैं और पास में क्रिसमस के लिए लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। वहीं तस्वीरों में सेंटा भी नजर आ रहे हैं। फिल्म भोला में अजय देवगन का पहला लुक जारी कर दिया गया। इस फिल्म में अजय के अलावा तब्बू भी होंगी। ये फिल्म अगले साल 30 मार्च को रिलीज होगी। अमेरिकी अभिनेत्री एम्बर हर्ड ने अपने पूर्व पति और अभिनेता जॉनी डेप के साथ मानहानि केस में समझौता करने का ऐलान किया। एम्बर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है। एम्बर हर्ड ने साफ किया कि वो अब कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगी। फिल्म
कुत्ते का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू और नसीरुद्दीन शाह समेत कई सितारे नजर आएंगे। ये फिल्म अगले महीने 13 जनवरी को आएगी। 60 साल के हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने कुछ स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रशंसकों का भी शुक्रिया अदा किया। इसी वीडियो में यह भी बताया गया कि टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवेरिक्स गुरुवार को ऑनलाइन भी रिलीज होगी। थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहरकर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले। देखिए। बोलने से सब होगा। गूगल की एक टैगलाइन तो याद होगी आपको, जिसमें रायता भी हो। लेकिन गूगल से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। पास में भंडारा हो तो बताओ, जिसमें रायता भी हो। पहले तो ये साहब गूगल को गुलगुल पुकारते हैं और इनकी सादगी देखिए कि उसके बाद माफी भी मांग लेते हैं, जिसमें रायता भी हो। लेकिन इसके बाद गूगल से उनका सवाल होता है कि इलाके में भंडारा कहाँ हो रहा है, और वो भी जहाँ खाने को रायता मिले, जिसमें रायता भी हो। साड़ी पहनना भी एक आर्ट है। हालांकि इसे पहनना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन इन साहब के पास साड़ी पहनने का जो हुनर है उसे देखकर इंटरनेट के लोग दंग हैं। देखिए दुकानदार कितनी आसानी और खूबसूरती से साड़ी की प्लीट्स बना रहा है। शानदार तरीके से प्लीट्स बनाने के इनके अंदाज की खूब तारीफ हो रही है। दुनिया भर में जेड़ा नशा गाने की धूम है। इंस्टाग्राम पर इस गाने पर बने रील्स की बाढ़ सी आई हुई है। अब इस गाने पर नॉर्वे डांस ग्रुप ने रील्स बनाई जो खूब धमाल मचा रही है। वायरल हो रही इस क्लिप में ग्रुप का एक एक डांसर अपने स्वैग वाले मूव से लोगों का ध्यान खींच रहा है। रेत पर कलाकृतियां तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन बर्फ पर ये कलाकारी शायद पहले ना देखी हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग ये कलाकारी देखकर दंग हैं, क्योंकि खूबी ये है कि ये आदमी अपने पैरों से ये कलाकृतियां बना रहा है, वो भी बला की तेजी के साथ। ऐसी ऐसी डिजाइन जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये किसी मशीन का काम है, और इसे बर्फ से लदे पहाड़ पर नहीं बल्कि पत्थर पर उकेरा गया है। सोशल मीडिया पर इस कलाकार की जमकर तारीफ हो रही है। भगवान न करे ये सीन किसी शादी समारोह में नजर आए। सजे सवरे लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे हैं कि अचानक रंग में भंग पड़ गया। पूरा डांस फ्लोर अचानक धड़ाम हो गया। पलक झपकते सभी नीचे जमीन पर जा गिरे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छी बात ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। ये ऐसा डांस है जिसे देखने के बाद आप वाह वाह करें ना करें, लेकिन हंसते हंसते लोटपोट जरूर हो जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला डांसर कैसे स्टेज पर हाई जंप वाले अंदाज में डांस कर रही है। उसके बाद वो एकदम तेजी से स्टेज पर ही बैठकर गोल गोल घूमने लगती है। फिर वो खड़े होकर चक्कर घिन्नी वाले अंदाज में डांस करने लगती है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही खबर है जो कि हॉस्टल लाइफ से जुड़ी हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है, जहां गर्ल्स हॉस्टल में अब रात 8 बजे के बाद छात्राएं बाहर नहीं जा सकेंगी, तो वहीं बॉयज हॉस्टल में रात 10 बजे के बाद आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश के पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन का हवाला दिया है। हालांकि दूसरी तरफ हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं की तरफ से विश्वविद्यालय के इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं।
जो निर्देश आया है पहले से ये था या अभी किया गया है? क्योंकि अभी जारी अभी हुआ है, कुछ छात्रों का कहना है कि पहले से ही हम तो इस समय का पालन कर रहे थे। देखिए टाइम लिमिट तो पहले से थी, बट अभी क्योंकि मामला हीटेड हुआ तो इस वजह से ये जारी किया गया। एंड नेक्स्टली ये इतना इंसाइटफुल नहीं है क्योंकि हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं और यहाँ हमारी सोसाइटी धीरे धीरे एक तरह से वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें आप ऊपर आगे बढ़ने के बजाय और बाउंडेशंस करते जा रहे हैं। ये इतना इंसाइटफुल नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स। पहले हॉस्टल्स की टाइम शायद 6 या 7 o'clock थी, ये भाइयों को भी पता होगा, बट काफी स्टूडेंट्स यूनियन ने इस बात को उठाया और ज्ञापन दिया गया, काफी मुद्दे उठे, तो उसके बाद इस टाइमिंग को बढ़ाया गया, लाइब्रेरी की टाइमिंग को बढ़ाया गया। उसके बाद से अगर आप हॉस्टल की टाइमिंग की बात करते हैं तो 8 बजे अगर आप क्लोज कर रहे हो, उसके बाद अगर हमें कोई दिक्कत है, असाइनमेंट्स बनाने हैं या फिर कहीं जाना ही है तो हम कैसे जाएंगे? उसके लिए भी आपकी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज है, पेपर पे एप्लीकेशन लिखना है या जाना है, मेडिकल इमरजेंसी भी है तो आपको लिखना है, और अगर बाई चांस अगर आप लेट हो जाते हो, नहीं आ पाते हो, तो उस केस में आपको अपने लोकल गार्जियन के यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर नहीं है तो दैट इज योर प्रॉब्लम। तो अगर आप लड़कों को अलाउ कर रहे हो, आप लड़कियों को भी अलाउ करो, जितने देर तक वो बाहर रह रहे हो उतने देर लड़कियों को भी छोड़ो, और उसके बाद फिर आप बात करोगे तो इक्वालिटी की हम बात करेंगे, नहीं तो हम इक्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। 8 बजे टाइमिंग इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब हम लोग सारी चीज मैनेज कर लेते हैं उस हिसाब से। लेकिन हाँ, जैसे अभी कल मेरी एक फ्रेंड का तबियत खराब हो गया, तो बस हमने मैम को एक बार ही कॉल किया कि मैम उसका तबियत खराब हो गया, अब हम क्या करें? तो मैम ने बोला कि रुको तुम लोग परेशान मत हो, हम एम्बुलेंस मंगवा देते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस से हमें एक स्टाफ के साथ भेजा, फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, हम लोग 12 बजे वापस आए। तो मैम की हमें इससे इशू नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम 8 बजे तक नहीं हो पाते हैं। मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय में टाइम का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय खुद में एक स्वतंत्र संस्था है, ये तो जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होनी चाहिए कि उसकी सुरक्षा की गारंटी को दे सके। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत, मैं इसको गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे एक अच्छा टाइमिंग होता है रात्रि के समय। 10 बजे के बाद ज्यादातर लड़कों का काम नहीं आता है, और ज्यादातर लड़के बाय द वे ही कभी जाते हैं, वही जाते हैं जिनको वास्तव में काम होता है। तो अगर उनको रोका जा रहा है तो ये तो विश्वविद्यालय गलत कर रहा है। लेकिन रही बात की इसमें बदलाव लाने चाहिए, और बदलाव ये लाने चाहिए कि पहले आप बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, और जो बच्चे जाना चाहते हैं उसके बाद उनको जाने दीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस पर सख्ती लगा देते हैं कि नहीं जाने दिया जाएगा, अगर उससे पहले जाकर के वापस नहीं आते हैं 10 बजे तक तो आपको आने नहीं दिया जाएगा, तो ये गलत चीज लग रहा है हमारे हिसाब से। तो मुझे सिक्योरिटी के पर्पज से मुझे ये सही लगता है। अपनी अपनी सोच है, उनकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, मैं सबकी सोच की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से 8 बजे का अगर लड़कियों का है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई इसमें जो जेंडर का जो एजेंडा है वो मुझे नहीं लगता इसमें हो। प्लीज अगर कर रहे हैं तो 9 साढ़े 9 कर सकते हैं, बट एक तरह से अगर ये देखा जाए कि लड़कों को हम लोग जितनी ज्यादा छूट देते हैं उसी वजह से इनसिक्योरिटीज गर्ल्स के लिए उतनी बढ़ जाती हैं। अगर हम बॉयज को कंट्रोल में रखें तो शायद गर्ल्स की भी फ्रीडम हम बढ़ा सकते हैं। मोस्टली जो लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं उनकी कोचिंग्स भी रहती है, और कोचिंग की टाइमिंग भी 8 से ज़्यादा भी हो जाती, कई बार 7 से 8 आने में मतलब लेट हो जाती है, तो उस हिसाब से ये सही नहीं है। या तो लड़कों की भी टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट करे, 9 तक करे, और लड़कियों की भी, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है, ये सुरक्षा या व्यवस्था सरकार का काम है, उससे आप लड़कियों को रोक के चीजें नहीं कर सकते हैं। आप हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आपका काम है कि आप हमें सुरक्षा दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप पर देशद्रोह का केस चल सकता है, तो वहीं किंग चार्ल्स की तस्वीर अब नोटों पर भी छपने वाली है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश की कई और जरूरी और बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों में घिर सकते हैं। जनवरी 2021 में कई लोगों के संसद में घुसने के मामले में जांच समिति ने ट्रंप पर कार्रवाई की सिफारिश की है। उन पर विद्रोह भड़काने और देश के साथ धोखा करने के आरोप लगे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस जांच रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। अमेरिका में ये हिंसा पिछले साल चुनाव में ट्रंप की हार के बाद हुई थी। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो अपना मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोकेगा। वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा कि जासूसी सैटेलाइट का टेस्ट उनके देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। किम की बहन के अनुसार अब दक्षिण कोरिया और कुछ दूसरे देश उन पर और प्रतिबंधों की मांग करेंगे, लेकिन उत्तर कोरिया ऐसे प्रतिबंधों से डरता नहीं। आशंका है कि चीन में अगले कुछ महीनों में कोरोना की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ जेम्स वुड ने यह अनुमान जताया। कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों में ढील देने से पहले चीन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, जिससे संक्रमण तेजी से फैला।
इसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ की आबादी का काफी हिस्सा अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर बूस्टर डोज और एंटी वायरल ड्रग की संख्या बढ़े तो चीन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चीन में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मेडिकल वर्कर्स भी पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। वहां के सिचुआन समेत कई प्रांतों में बुजुर्गों की मेडिकल जांच करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में शुरू किया गया है। पूरी दुनिया में इन दिनों क्रिसमस सेलिब्रेशन की रौनक देखी जा रही है। इसी कड़ी में ये प्यारी सी तस्वीर न्यूयॉर्क की भी दिखी, जिसमें सेलिब्रेशन की एक जगह को खास बनाने के लिए उसे रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद अब यहाँ के नोटों पर भी किंग चार्ल्स की तस्वीर छपेगी। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने नए लुक के साथ नया डिजाइन जारी किया। किंग चार्ल्स की फोटो 5, 10, 20, 50 पाउंड के नोट पर छपेगी। इस नई करेंसी का सर्कुलेशन साल 2024 से शुरू होगा। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाली करेंसी की मान्यता पहले की तरह जारी रहेगी। हाल ही में किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले सिक्के भी जारी किए गए थे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है। मिर्जापुर वाले कालीन भैया तो लोगों को डराते हैं, लेकिन कश्मीर के कालीन भैया अपनी कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। उनके बनाए कालीन आप देखते रह जाएंगे। कश्मीर के श्री गुलाम अली शेख को हस्तनिर्मित कालीन शिल्प में इनके योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। कहते हैं जब मजबूत इरादे और बुलंद हौसले हो तो मंजिल आपके कदमों तले होती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है कुलगाम के गुलाम अली शेख ने, जिन्होंने अपने दम पर कालीन और कारीगरी की दुनिया में नाम कमाया। गुलाम अली शेख कालीन पर शानदार कलाकारी करते हैं। उन्होंने इन धागों को बुनकर पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, गालिब, इकबाल जैसे हस्तियों की तस्वीरों को कालीन पर बखूबी उतारा है। मैं कारपेट से नया नया डिजाइन बनाता, नया नया, ये प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, तो ये भी मिर्जा गालिब भी बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम भी बनाया, डॉक्टर इकबाल भी बनाया, डबल साइड 1000 नोट भी बनाया और तिरंगा भी बनाया। गुलाम अली शेख को इनकी अद्भुत कलाकारी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। गुलाम अली अब यंग जनरेशन को भी ये गुर सिखाने में जुटे हैं। उनके सेंटर पर करीब 10 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं और इस कला के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि बजाज ने अपनी नई बाइक बाजार में उतारी है। तकनीक और इस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हम डिजिटल गली। स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, OnePlus के स्मार्टफोन की लॉन्च डेट सामने आ गई है। कंपनी ने OnePlus 11 5G लॉन्च करने की तारीख तय कर दी है। ये स्मार्टफोन अगले साल 7 फरवरी को लॉन्च होगा। इसी दिन OnePlus Buds Pro 2 भी बाजार में आ जाएगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल ग्राहकों के नए डेटा जारी किए, जिसपे ये बात सामने आई कि हाल ही में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ट्राई के अनुसार अक्टूबर में करीब 18 लाख मोबाइल यूजर्स कम हो गए। इस दौरान 35 लाख सब्सक्राइबर ने वोडाफोन आइडिया छोड़ दिया, जबकि इसी अवधि में रिलायंस जियो के साथ 14 लाख तो भारती एयरटेल के साथ 8 लाख ग्राहक जुड़े। महंगाई के दौर में कम खर्च में बाइक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, बजाज ऑटो ने प्लेटिना 110 ABS को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 72,000 रुपए रखी गई है। एक तरह से इस बाइक का ये अपडेटेड वर्जन है और इसमें कंपनी ने कुछ खास तकनीक और फीचर को शुमार किया है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर मंदिर प्रशासन ने लॉकर की व्यवस्था कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट।
विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाबा के दर्शन के लिए रोजाना यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अब सुरक्षा की वजह से भक्त महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। पिछली जो प्रबंध समिति की मीटिंग थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा कारणों से 20 तारीख से मोबाइल उपयोग पर मंदिर परिसर में पूर्णतः प्रतिबंध कर लगाया जाए। पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ भक्त 3 जगह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तीनों जगहों पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशान न होना पड़े। वर्तमान में 3 जगह से एंट्री होती है भक्तों की, तो तीनों जगह पर मोबाइल लेने की रखने की व्यवस्था की गई है। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल लॉकर को लेकर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लॉकर में फोन रखने से लेकर वापस लेने तक की प्रक्रिया काफी हाईटेक है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भी चेकिंग होगी कि कहीं कोई छिपकर मोबाइल मंदिर परिसर में तो नहीं ले जा रहा। फोटो होगा, उन जो मोबाइल सबमिट कर रहे हैं, जितने सबमिट कर रहे हैं उनका फोटो होगा और QR कोड बेस्ड एक रिसीट दी जाएगी। उस रिसीट को वापस लेके आना पड़ेगा आपको जब आप मोबाइल लेने चाह रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इन लॉकर में करीब 1 लाख तक मोबाइल रखे जा सकते हैं, जिन पर CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। ये तो हुई लॉकर और उसकी खूबियों की बात। अब जानते हैं आखिर मंदिर प्रशासन ने मोबाइल बैन का फैसला क्यों लिया। असल में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादास्पद फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद मंदिर समिति ने ये फैसला लिया। अब से महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी रहेगी, लेकिन श्री महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल ला सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नवदीप सैनी नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट। जी हाँ, खेल से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने और समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। रोहित शर्मा के अलावा नवदीप सैनी भी टीम इंडिया से बाहर हो गए। उन्हें पेट की मांसपेशियों में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। वहीं मेडिकल टीम ने बताया कि रोहित शर्मा के अंगूठे की चोट को ठीक होने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच इसी गुरुवार से ढाका में खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ उसने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीत के बाद अर्जेंटीना की टीम अपने देश पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर मेसी और टीम के दूसरे सदस्यों का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद पूरी टीम बस के जरिए वहां से ले जाई गई। जहां जहां से टीम गुजरी वहां सड़कों पर भारी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। इस विजयी यात्रा के दौरान फैंस अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। टीम इंडिया ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए तैयारियां तेज कर दी। टीम के सदस्यों ने ढाका में अभ्यास किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने वहां कुछ देर के लिए फुटबॉल भी खेला। भारत और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला गुरुवार से खेला जाएगा। जम्मू में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये फेस्टिवल खास तौर पर युवा कश्मीरी पंडितों के लिए आयोजित हुआ। इस दौरान वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम ने पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 457 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस दौरान हैदराबाद के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और अजिंक्य रहाणे ने शतक ठोके, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 90 रनों की पारी खेली। गुजरात के वडोदरा में मोटर बाइक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें 12 साल के एक बच्चे ने भी भाग लिया। मुंबई के पास समंदर में 16 साल से कम बच्चों के लिए सेलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 13 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।